दोस्तों, आज हम एक ऐसी लड़की की कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो कि एक वीरान जंगल में अकेले फंस जाती है और उस जंगल में हर तरफ खतरा ही खतरा होता है। कैसे वो खुद को वहां से बचाएगी, ये जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। मूवी को शुरू करने से पहले जो चैनल पर नया है वो जरूर सब्सक्राइब करे। आज की कहानी की शुरुआत एक सुनसान गुफा को दिखाते हुए होती है जिसके अंदर किसी को महसूस किया जा सकता है। इससे पहले कि हम जान पाएं कि वो क्या चीज है, सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है दो बहनों पर, जिसमें बड़ी बहन थी एबी और छोटी थी बेथ। दोनों ही एक दूसरे से बहुत क्लोज थीं, लेकिन कुछ महीने पहले उनकी मां की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद वे काफी उदास रहने लगीं। हालांकि अब जाकर सब चीजें सही हुईं। उनके डैड भी आर्मी से लौटकर आ चुके हैं, लेकिन इस परिवार को लगता है कि किसी की नजर लग चुकी है, क्योंकि एक दिन एबी को पता चलता है कि उसे लास्ट स्टेज कैंसर है और वो किसी भी समय दुनिया को छोड़कर जा सकती है। हालांकि बेथ इस चीज से हार मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि उसे अब किसी और को नहीं खोना था। उसने अपनी बहन को अच्छे डॉक्टर को दिखाया, जिसने उन्हें सलाह दी कि अब उसे एक बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम आपको आश्वासन ही बस दे सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बड़े हॉस्पिटल में जाने के लिए चाहिए थे पैसे, जो कि उनके पास तो नहीं है। इसीलिए बेथ अब अपने पापा से कहती है कि वो हाई सैलरी वाली जॉब को चुनने जा रही है, पर उसके पापा इस काम से इनकार कर देते हैं क्योंकि वो अपनी दूसरी बेटी को भी नहीं खो सकते। पर बेथ ने ठान लिया कि वो जाएगी, क्योंकि ऐसे वो अपनी बहन को मरने तो नहीं दे सकती। दरअसल यहाँ से बाहर के देशों में कुछ ऐसी जॉब होती हैं जो काफी रिस्की होती हैं। ये काम था यूरेनियम माइन प्रोजेक्ट में खोज करना, पता लगाना कि आखिर कहाँ कहाँ ऐसा कुछ पदार्थ मिल सकते हैं। कुछ समय के बाद बेथ की वहां नौकरी लग जाती है। फिर हम उस माइन को देख पाते हैं जो शहर से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में थी, जहां बेथ अपने एक साथी एडम के साथ काम कर रही है। लेकिन यहाँ कुछ खास नहीं मिल रहा था जिससे उन्हें बोनस मिल सके। इसीलिए बेथ कहती है कि हमें जंगल की दिशा में जाना चाहिए, हो सकता है कि वहां कुछ मिल जाए। लेकिन एडम इनकार कर देता है, क्योंकि जगह रूसी बॉर्डर से बहुत ही ज्यादा नजदीक है और ऐसे में अगर उन्होंने हमें देख लिया तो शूट कर देंगे। तो जहां जगह मिली वहीं हम काम करते हैं। पर बेथ का मन नहीं मान रहा है, फिर भी वो उसकी बात मान लेती है। लेकिन बेथ को पैसे चाहिए थे और उसके लिए रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। इसीलिए वो एक दिन खुद अकेली बंदूक लेकर उस जंगल में चली जाती है। लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम जंगल में रखे, उसे उस डरावनी खामोशी का एहसास होने लगा जो हर पल उसे डरा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई आसपास है जो उसे बार बार देख रहा है। अभी बेथ की नजर एक स्टोन पर गई जो बहुत ही अजीब था। ऐसा कुछ यहाँ पर मिलना उसकी उम्मीद से बाहर था। उसने उसे अपने पास रख लिया और कमरे में लाकर उसे चेक करने लगी कि आखिर ये क्या चीज है। थोड़ा रिसर्च करने पर पता चला कि ये एक ब्लैक स्टोन है, जिसके अंदर ऐसा लग रहा था कि मानो इंसानी जान हो, क्योंकि उसका तापमान 37 डिग्री था। एक पत्थर का तो कोई तापमान नहीं होता। इससे आगे वो कुछ और खोज पाती, तभी उसके डैड की कॉल आती है, जो उसे बताते हैं कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दर्द में है। इसीलिए मैं उसे घर लेकर आ रहा हूं, कम से कम वो सुकून से अपने घर में अपना दम तोड़ सके। उनकी ये बातें बेथ को किसी तीर की तरह चुभती हैं। वो अपना सारा काम छोड़कर सीधा घर के लिए निकल गई। किस्मत अच्छी थी कि एडम ने उसे बताया कि अभी कुछ देर में एक हेलीकॉप्टर जाने वाला है, तुम उसी में बैठ जाओ। अब हेलीकॉप्टर में वो बैठ गई, साथ में उसके वो ब्लैक स्टोन भी था और मन में सिर्फ एबी की चिंता थी, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। इस बीच पायलट बताता है कि हमें फॉग वाले रास्ते से होकर जाना होगा, क्योंकि दूसरी तरफ रूसी मिलिट्री है। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो दिक्कत हो सकती है। अब ये लोग फॉग वाले रास्ते को फॉलो करते हैं। कुछ ही टाइम बाद बेथ देखती है कि बाहर एक पंछियों का झुंड उड़ रहा है, लेकिन ये बात उसे कुछ हज्म नहीं हुई, क्योंकि इतनी ऊपर उड़ने वाले पंछी आज तक पैदा ही नहीं हुए, वो भी एक साथ इतने सारे। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वो भी यही सोच रही थी कि तभी वो पूरा झुंड उनकी तरफ आना शुरू करता है, जिसके कारण उन सभी की टक्कर चॉपर से हो जाती है, जिसमें पायलट संतुलन खो देता है। हालांकि उसने बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में वही हुआ जिसका डर था। उस सुनसान घने जंगल में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। सिर्फ बचे एक पायलट जिसकी आधी जान बची थी और एक अकेली बेथ जो ठीक ठाक थी। पर अब यहां उसे अपने डैड की कही बात याद आ रही है। उन्होंने उसे जाने से मना किया था, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। अगर अब वो जान जाएंगे तो ऐसे हालातों में वो जीते जी मर जाएंगे। फिलहाल बेथ अब उस घायल पायलट के पास गई और उसे इशारों में कहा कि रेडियो से किसी से मदद मांगो, लेकिन उनकी आवाज सुनने के लिए कोई नहीं था। दूसरी तरफ बस थी तो खामोशी, जो अब धीरे धीरे करके उन्हें खत्म करती जा रही थी। बेथ बाहर आई और आसपास देखा कि ये लोग न जाने कौन सी जगह पर क्रैश हुए थे। किसी का कुछ अता पता नहीं है। सबसे पहले अब वो उसी हेलीकॉप्टर के पास आग जलाती है ताकि जंगली जानवर करीब ना आए। जब सुबह सोकर उठी तो देखा कि अब वो घायल पायलट भी अपना दम तोड़ चुका है, यानी कि अब वो उस जगह पर बिल्कुल अकेली बची है। दूसरे दिन तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, कहां जाए, और इसीलिए वो वहीं पर सो गई। पर तीसरे दिन उसे एहसास हुआ कि ऐसे अगर वो यहीं पर पड़ी रही तो ठंड से मर जाएगी, और इसीलिए उसने कुछ सामान को इकट्ठा किया, जिसमें उसे पायलट के पास से एक बंदूक भी मिलती है, एक कंपास मिला, कुछ फर्स्ट एड के सामान के साथ एक मैप भी, जो उसके लिए कारगर साबित हो सकता है। उसमें उसे देखने पर पता चला कि उसके सबसे करीब एक टाउन है जो कि लगभग 110 किलोमीटर दूर है।
ये करीब तो नहीं है लेकिन उम्मीद जरूर है, और इसीलिए वो उस ओर बढ़ने का फैसला करती है। लेकिन बाहर निकलते ही उसे चॉपर से वॉकी टॉकी पर आवाज आती है, तो वो भागती हुई उसके पास गई और बोलने पर पता चला कि जो दूसरी तरफ है वो शख्स भी उसी की तरह परेशान है, क्योंकि उसका भी हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है, जो बड़ी ही ताज्जुब की बात है। एक साथ 2 हेलीकॉप्टर क्रैश होना काफी अजीब है। जॉन बताता है कि सबके सब मारे जा चुके हैं, सिर्फ वो जिंदा है। इसीलिए बेथ ने पूछा कि तुम अभी इस समय कहां पर हो? मैं तुम्हारे पास ही आती हूं। मुझे यकीन है कि तुम कहीं आसपास ही होगे, क्योंकि सैटेलाइट फोन की रेडियस ज्यादा दूर तक नहीं जाती। पर जॉन उसे मना करता है कि यहां मत आओ, क्योंकि यहां पर खतरा है। लेकिन बेथ ने पहले ही बहुत जोखिम उठा लिया था, तो ये कौन सी बड़ी बात थी। वह उसी लोकेशन पर पहुंची जिस जगह का जॉन ने बताया था, पर वहां कोई नहीं था। तब जॉन कहता है, मुझे सही से नहीं पता कि मैं कहां हूं, लेकिन इतना जरूर याद है कि क्रैश होने से पहले मैंने एक झील देखी थी। हो सकता है मैं उसी के आसपास हूं। बेथ उसे समझाती है, तुम्हें घबराना नहीं है, बस दुआ करो कि तुम जल्दी मिल जाओ। हो सकता है कि मदद के लिए कोई जल्द आ जाए। फिर एक बार बेथ निकल पड़ी, लेकिन इस बार उसने दूसरी दिशा चुनी, जो झील की तरफ ले जा रही थी। लेकिन यह रास्ता थोड़ा कठिन था, क्योंकि उसमें चढ़ाई बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वो बस चले जा रही है। काफी देर ऐसे पैदल चलते चलते अंधेरा होने को आ जाता है, और इसीलिए उसने वहीं एक छोटा सा घर बनाया। उसी में रात बिताने का सोचा। उस रात तेज बारिश होने के कारण ठंड काफी बढ़ गई थी। इस दौरान बेथ उसी ब्लैक स्टोन को अपने बैग से निकालकर देखने लगती है। तब उसे महसूस हुआ कि जब वो उसे छू रही है, तब उस पर कुछ अजीब सी प्रकृतियां बन रही हैं, जो बात उसे काफी हैरान कर देती है। खैर, अब सुबह हुई तो वो दोबारा से अपना सफर शुरू करती है, पर अब उसके सामने एक खड़ा पहाड़ था जिस पर चढ़ना काफी मुश्किल था। इसीलिए वो बीच में रुककर थोड़ा सा आराम करती है। इस दौरान उसकी और जॉन की लगातार बातें होती रहती हैं, जिसमें दोनों ही अपने बारे में कुछ न कुछ बातें करते रहते हैं। जैसे कि बेथ यहाँ पर अपनी बहन के लिए आई थी, क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। तो वहीं जॉन का कहना था कि वो एक जियोलॉजिस्ट है, उसे ऐसी जगहों पर खोज करना पसंद है। लेकिन ये क्रैश उसकी समझ से एकदम परे है। ये सुनकर बेथ भी सोचने लगती है कि आखिर एक समय पर 2 चॉपर कैसे क्रैश हो सकते हैं, वो भी इतना करीब करीब। अब बेथ जिस पहाड़ पर चढ़ रही है वो एकदम सीधा था, और इसीलिए उसे अपने पैर टिकाने में काफी दिक्कत हो रही थी। तब उसने उसी स्टोन को फिर से बाहर निकाला। उसने देखा कि जैसे चाहे वो उसे आकार दे रही थी, वो उसी में बदल रहा था, यानी कि उसी आकार में बन रहा था। इसीलिए उसने अब उसी की मदद से ऊपर चढ़ने का सोचा, जिसमें वो कामयाब भी होती है। एकदम टॉप पर जाने के बाद उसे अपने सामने वही झील दिखी जिसका जिक्र जॉन ने किया था। तो शायद हो सकता है कि उसी के आसपास वो हो। पर जाने से पहले उसने एक बड़ा सा एरो वहां बना दिया, ताकि अगर कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर यहां से गुजरे तो उसे पता चल जाए। जब उसने अपनी दूरबीन से देखा तो उसे वहीं पंछियों का झुंड दोबारा से दिखा, और साथ में दूर एक आर्मी बेस, जिसे देखकर उसे लगा शायद वो लोग उनकी मदद कर देंगे। लेकिन तब तक जॉन ने उसे बताया कि वो गलत दिशा में जा रही है, वहां वो नहीं है। अभी जिस जगह पर वो है वो रूसी एरिया है, उसे फौरन पीछे हटना होगा, वरना वो लोग तुम्हें मार देंगे। बेथ ये सुनकर डर गई और फौरन घबराकर पीछे भागने लगी। इसी हड़बड़ी में उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिससे वो सीधा नीचे गिर पड़ी, और इसमें उसके पैर में चोट भी लग जाती है। लेकिन वो रुकी नहीं और बस चलती रही। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक उजड़ा गांव दिखा, जहां न इंसान थे और न ही उनकी कोई जात। हालांकि घर तो बहुत सारे थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उन सभी को एक ही झटके में किसी ने उजाड़ दिया हो। पर बेथ को अभी आराम करना था, इसीलिए अंदर जाकर वो थोड़ा आराम करती है। जब खाने की तलाश करती है तो उसे सड़े हुए 2 अंडे मिलते हैं, जिन्हें कच्चा ही उसने खा लिया, और फिर सो गई। अगले ही पल उसे एक आहट सुनाई दी। शायद उसके करीब कोई आ रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा तो पता चला कि ये कोई सोल्जर है। तो उसने फौरन गेट को लॉक कर दिया और खुद की सुरक्षा के लिए बंदूक लेकर वहीं छिप गई। पर वह शख्स उसे देख लेता है और घर के अंदर आ जाता है, तो बेथ उसके हाथ पर शूट कर देती है। पर बाद में उसे पता चलता है कि ये आदमी भी उसी की तरह खो गया है, और अयान नाम का आदमी उसे गाइड कर रहा है, जिससे वह वॉकी टॉकी पर बात कर रहा था। लेकिन इससे भी अजीब बात यह है कि उस सोल्जर के पास भी वही सेम ब्लैक स्टोन है और जो बेथ के पास है। वह वॉकी टॉकी वाला शख्स असल में कोई और नहीं बल्कि जॉन ही है, जो इन दोनों के साथ खेल रहा था। जब उसे पता लगा, बेथ को पता चल गया, तो उसने बड़े ही अफसोस के साथ कहा, तुम दोनों मेरे पसंदीदा थे, लेकिन अब खेल बदल चुका है। बेथ गुस्से में वॉकी टॉकी को फेंक देती है, और जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने उस घायल सोल्जर की मदद की। हालांकि वह उसकी बात को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी बेथ उसे समझाने में लगी रही। जो पत्थर तुम्हारे पास है, हुबहू वही पत्थर मेरे पास भी है। हो सकता है कि हमारी कहानी इसी पत्थर से जुड़ी हो, पर पहले हमें किसी सुरक्षित जगह पर चलना होगा। अगर तुम मुझे बेस तक ले जाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वह सोल्जर मान जाता है। बेथ की भाषा भले ही उसे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि उसे बेथ की जरूरत है, और उसके बिना वह कुछ नहीं कर पाएगा। कंधे से कंधा मिलाकर ये दोनों अब चलना शुरू करते हैं। इस बीच बेथ अभी भी जॉन से जुड़ी थी,
क्योंकि वह पता लगाकर रहेगी कि आखिर वह है कौन और उनसे क्या चाहता है। दोनों आगे बढ़ रहे थे, पर अब उनके सामने एक विशाल फ्रोजन लेक आ गई, जिसमें अचानक से वह सोल्जर गिर जाता है। उसकी चीखें जब बेत के कानों तक पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वह तो पानी में समा चुका था। लेकिन फिर भी बेत भागी और उसी चक्कर में उसका भी पैर एक स्क्रिया बर्फ पर पड़ा और वह नीचे पानी में गिर पड़ी। यहां अगर वह भी मर जाती तो सब कुछ खत्म हो जाता। इसलिए उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी जॉन उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, जिससे तंग आकर उसने वॉकी टॉकी की बैटरी निकालकर फेंक दी। इसके बाद भी उसे उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। शरीर पूरा ठंड के मारे कांप रहा था, क्योंकि वह भीग चुकी थी। ऊपर से यहां का मौसम भी बेहद ठंडा था। तो उसने तुरंत खुद को गर्म करने का सोचा और जल्दी से सब कुछ उतार दिया। धीरे धीरे उसका शरीर अब काला पड़ना शुरू हो चुका था। इस चक्कर में उसकी दिल की धड़कन भी अब धीमी हो गई और उसी के कारण वह वहीं पर बेहोश हो गई। अचानक उसकी आंख खुली, क्योंकि उसने अभी अभी एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी। वह उसी दिशा में भागना शुरू कर देती है, लेकिन वह उस तक पहुंच नहीं सकी, क्योंकि उसके अंदर अब इतनी ताकत ही नहीं बची थी कि वह उसे चीखकर बुला सके। अचानक उसका पैर फिसलता है और वह गुफा में गिर जाती है। जी हां, ये वही गुफा है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उसके अंदर एक गर्म पानी का कुंड था, जिसमें अब बेत का शरीर तैर रहा था। पर सिर्फ उसका ही नहीं, वहां एक और शरीर था, जिसके अंदर भी वही अजीब से पत्थर मौजूद थे। वह शरीर था जॉन फिशर का, जो कि एक सोल्जर था। जी हां, जॉन वही जॉन था जिससे उसकी अब तक बात हो रही थी। बेथ ने जब अपने होश संभाले, वह एक अंधेरी जगह में थी, जिसके चारों ओर बस वही पत्थर थे जो हवा में उड़ रहे थे। उन्हें देखकर बेथ समझ गई कि हेलीकॉप्टर से जो चीज टकराई थी वह कोई पक्षियों का झुंड नहीं, बल्कि यही पत्थर थे। अचानक जॉन की आवाज आई। उसने बताया कि वह भी उसकी तरह एक सर्वाइवर था, जो यहां पिछले 55 साल से खोया हुआ था। बेथ ने उसके पत्थर बने शरीर को देखा तो जॉन ने कहा कि जब वह मर रहा था तब उसने अपना सब कुछ इन्हीं पत्थरों को दे दिया और इसी कारण वह आज तक जिंदा है और अब उसकी बारी है। दरअसल दोस्तों, ये पत्थर किसी एडवांस एलियन टेक्नोलॉजी के थे, या फिर एक एडवांस्ड लाइफ फॉर्म जिन्हें जीने की जिद थी, और इसके लिए उन्हें अपने आप को जिंदा रखने के लिए मानव शरीर की जरूरत पड़ती थी। हो सकता है ये किसी एक्सपेरिमेंट की गलती हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये हजारों साल पहले ही धरती पर आए हों और अब वही चीज बेथ को भी करनी थी। लेकिन उसने इनकार कर दिया, क्योंकि उसे अपने घर जाना था। तभी उसे अपना घर दिखा, जहां उसकी बहन बिल्कुल ठीक थी। पर वह जानती थी कि यह बस उस एडवांस सिस्टम का छलावा है, एक माया जाल जिसमें वह फंसने वाली नहीं थी। वह सिस्टम उसे मजबूर कर रहा था कि वह खुद को सरेंडर कर दे। हालांकि उसके बदले में उसकी बहन ठीक हो सकती थी, लेकिन बेथ को अब समझ आ गया था कि मौत को रोका नहीं जा सकता। जिसकी तकदीर में जितना लिखा है वह होकर रहेगा। उसने अपने घर का दरवाजा खोला। बाहर तेज तूफान था। उसी बीच उसे कुछ हलचल सुनाई दी, जिससे हमें पता चला कि शायद उसे रेस्क्यू कर लिया गया है। 4 दिन बाद जब उसकी आंख खुली तो वह अपने एक दोस्त के घर थी, जिसने बताया कि उसे रेस्क्यू कर लिया गया है। यह सुनकर वह थोड़ी हैरान भी होती है। अब उसे तुरंत अपनी बहन के पास जाना था, जो आखिरी सांसें गिन रही थीं। वहीं उसके पिता भी खड़े थे। दोनों को समझ आ गया कि यही तक था जो कुछ भी था, और इसलिए उन्होंने एबी को गले से लगा लिया, जिसके कुछ ही पल बाद वह दुनिया से चली गई। उसके बाद हम उस हॉस्पिटल की खिड़कियों पर कुछ पत्थरों को रखा हुआ देखते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहां पर खत्म हो जाती है, पर एक सवाल छोड़ जाती है। अगर आप होते तो क्या करते? क्या किसी अपने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देते, या फिर यह स्वीकार कर लेते कि मौत अगर किसी की आनी है तो वो आकर रहेगी, कोई उसे रोक नहीं सकता, और यही दुनिया का सबसे बड़ा सच है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।